just try to answer this question. The question like growth is seen in living organism. A small baby growing into a mature adult is also a type of growth. It means in living organism, growth occurs from inside and it's not an external phenomenon. There is also a role of metabolism in growth. What will happen if anabolism is less than catabolism? These are the options. Okay. So this is the question. Sir, option B. Of course, B. Okay. Yes, sir. No increase in mass of a cell only when anabolism is equals to catabolism. But when anabolism, or you can say when catabolism is higher than anabolism, then this thing occurs. और ये तो खारिज हो जाएगा. Okay, so take the question quickly. Basically ऐसे भी छिकाने वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऊपर में बिल्कुल ड्रेन कर देगा. आप इस लाइन तक पढ़ते पढ़ते थक जाओगे. मेजर क्वेश्चन ये नीचे में रहेगा. वही सर हम सोचे तो ऊपर का दिया क्यों है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था आंसर से. तो इट इज नॉट ऑप्शन की मतलब नहीं बनता है. कुछ हिंट्स इसमें दे रखे हैं. इसमें बहुत मेरे को तो नीचे से ही आ गया समझ में. हाँ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सच क्वेश्चंस आल्सो. ओके, आई कैन सी आप सभी आंसर्स को सही टिक कर रहे हैं. आई एम नॉट श्योर कितना लग रहा है या लॉजिकली आप. नहीं सर, तुक्का नहीं याद था. रिप्रोडक्शन ये भी एक फीचर में से हम लोग पढ़ रहे थे. ऑलरेडी हम लोगों ने 2 फीचर देख लिया है. सॉरी, एक फीचर देख लिया, दैट इज ग्रोथ. ठीक है, और ये रिलेटेड ही ये क्वेश्चन था जो मैंने दिया है. ठीक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये भी एक फीचर है. ग्रोथ के बारे में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग का. क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ जो है नॉन लिविंग में भी देखा जाता है. अगर कोई एक्सटर्नल डिपोजिशन हो जाए तो वहां पे ग्रोथ क्या होगा? एक्सटर्नली हो रहा है. लेकिन लिविंग बीइंग ह्यूमन में क्या है? इंटरनली हो रहा है. और एक बात क्या है कि इफ अ लिविंग बीइंग वंस डेड विल शो नो साइंस ऑफ ग्रोथ. तो कहने का मतलब क्या है ना कि इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते. हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चीज है ये बस लिविंग में ही दिखेगा, नॉन लिविंग में नहीं दिखेगा. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा दर्शाए जाते हैं. नाउ अगर डेथ का बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. इसका प्रोडक्शन होगा प्रोजेनी का. having a feature similar to parents. तो जो फीचर होगा वो सिमिलर होगा पेरेंट्स का. मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर मेल ह्यूमन बीइंग के जो बेबी हैं आफ्टर द बर्थ वो उसका हेड डोंकी वाला होगा और धड़ इंसानों वाला होगा. वैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. बिल्कुल वो बेबी इंसानों की तरह दिखेगा. और अगर इंसानों की तरह नहीं दिखेगा तो हॉलीवुड के मूवी के अनुसार वो शैतान जन्म ले लिया. समथिंग ऐसे कि हम लोग डिनोट करते हैं. राइट. सिमिलरली अगर हम लोग एक मैंगो का सीड को अगर सॉइल में फेंकते हैं तो ऐसा नहीं है कि द अदर डे बनाना प्लांट विल ग्रो आउट ऑफ दैट सीड. उसमें से बिल्कुल आम के ही पेड़ निकलेंगे. ठीक है, राइट. तो हो गया सबसे इम्पोर्टेंट बात की प्रोजेनी का प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे. ऐसा नहीं है कि 2 पत्थरों को आपस में रख देंगे. These are the 2 stones. ठीक है, ऑफ कोर्स नॉन लिविंग. आप हजारों साल तक एक साथ इसको रख दो, कहीं ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों पत्थर आपस में मिक्स होकर तीसरा पत्थर को जन्म देगा. नेवर. ये कभी नहीं होने वाला. ओके, बिकॉज इसमें फीचर्स नहीं है जो लिविंग में दिखता है. ठीक है, तो लिविंग बीइंग में क्या फीचर दिखेगा भाई? दिखता है. सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ब्रॉडली रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं. ब्रॉडली रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं. ठीक है,
एक हो गया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ब्रॉडली रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक हो गया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सब बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होता है तो इसमें क्या क्या यूनिक फीचर आता है। एक यूनिक फीचर होगा बाई पेरेंटल का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, बाई पेरेंटल का मतलब सिंगल पेरेंट। in order to reproduce यहाँ पे बाई पेरेंटल होगा सेक्सुअल मोड में। इसका मतलब क्या होता है, अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। हाँ, तो वी नीड टू हैव वन फीमेल पेरेंट एंड अनदर एज अ मेल पेरेंट। ये दो पेरेंट का होना जरूरी है, ठीक है, फॉर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब दो पेरेंट का होना क्यों जरूरी है, यहाँ पे वो लोग बैठ के क्या कीर्तन भजन करेगा, नहीं, because it involves the gamete. So there will be certain gamete which will be produced from this female parent, and there will be certain gamete which will be produced by this male parent. Okay, these two gametes they come together, club together, and they form a thing जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये आगे जाके थोड़ा ग्रो करेगा एंड इट विल टेक द शेप ऑफ एन एम्ब्रियो, ओके, एंड फर्दर इट विल टेक अ शेप ऑफ baby which will be taking birth later on after few moments of time, okay। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें बाइपेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, यानी दो दो पेरेंट का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि गैमेट प्रोडक्शन होगा, दो अलग अलग पेरेंट्स आएंगे तो दो अलग अलग उनका यूनिक गैमेट्स है, एंड देन दीज गैमेट विल fuse टुगेदर, विल क्लब टुगेदर, और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे, विच विल लेटर ऑन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट कम्स द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन रिप्रोडक्शन को इसको हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे लेटर ऑन इन द चैप्टर, ओके। अभी बस ये इतना ही समझते हैं, रिप्रोडक्शन दो टाइप का सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो उसमें यूनिपेरेंटल होगा, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टू पेरेंट, ओनली सिंगल बैक्टीरिया एंड द खेल खत्म। एक सिंगल बैक्टीरिया मान लीजिए, ठीक है, ये आगे जाके डिवाइड करेगा इनटू टू डिफरेंट बैक्टीरिया, ओके, इनटू टू डिफरेंट बैक्टीरिया। और जरूरी नहीं कि ये बैक्टीरियम में ही होगा, फंगस में भी हो सकता है। आजकल बड़ा फेमस चला हुआ है ब्लैक फंगस, सुने होंगे, ठीक है। रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर, एंड ये फंगल स्पोर एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्टेन लोकेशन में, ओके, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। जो सैकरोमाइसिस सेरिवेटे हो गया या सैकरोमाइसिस कॉम्बे हो गया, इस तरह है, इनका जो रिप्रोडक्शन होगा ये एसेक्सुअल मोड होगा, वो भी बॉडी के जरिए होगा। तो एक इसको क्या हाइड्रा, ठीक है, ये सब क्लासिकल है। देन थर्ड देखा गया है सम फिलामेंटस एल्गी और प्रोक्सिमा ऑफ मॉस, ठीक है, जैसे कि अगर ये कोई एल्गी है, दिस इज एन एल्गी, यानी फिलामेंटस एल्गी। तो if it gets break down, तो ये independently survive कर सकता है, it can survive independently also, okay, it can survive independently also। तो इस तरह से तो देख सकते हैं कि फ्रैगमेंटेशन के जरिए भी एल्गी सर्वाइव कर सकता है, रीजनरेशन के जरिए प्लानेरिया एंड सो ऑन सो फॉर्थ, और इसमें सभी में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैमेट, ओके। आप इसको ऐसे कंसीडर कर लो ना कि अगर मुझे एक सर्टेन पेपर, मान लीजिए इस पेपर को ये करना है, तो मैं क्या करूंगा, जेरोक्स मशीन में डालकर बस जेरोक्स मार दूंगा। इसके लिए मुझे कोई और रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसमें भी यही चीज होता है कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी ग्रोथ इन द इंडिविजुअल करना है, तो मुझे अनदर पार्टनर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा,
ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि ये धीरे धीरे अपने को ही सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ओके, नाउ एक बड़ा यूनिक फीचर जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो ये है कि रिप्रोडक्शन जनरली अ फिनोमिनल टू ग्रोथ, increase in number of cells in case of unicellular bacteria, unicellular algae or amoeba। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ के समान देखा जा रहा है, क्यों ग्रोथ के समान देखा जा रहा है? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, और ये चीज किससे देखा जा रहा है? किसी भी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ले लीजिए या यूनिसेलुलर एल्गी या एमीबा को देख लीजिए। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या था? सर सपोज कीजिए देयर इज अ ग्लास विच कंटेन ओनली वन बैक्टीरिया। ठीक है, एक ग्लास में बस एक ही बैक्टीरिया है। आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम ये इसमें क्या होगा कि कई सारे बैक्टीरिया एकदम भर जाएंगे। देयर विल बी सो मेनी बैक्टीरिया ऑल अराउंड उस एक बैक्टीरिया से। तो हम लोग इसको देख के क्या बोलेंगे कि देयर इज अ ग्रोथ, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। और जब हम ये कहते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब नंबर ऑफ ग्रोथ देखा जा रहा है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सेल्स में ग्रोथ देखा जा रहा है। ठीक है, और ये जनरली किसमें देखा जाएगा? यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो, चाहे यूनिसेलुलर एल्गी या एमीबा वगैरह में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन जो है ना कई बार फिनोमिनली ग्रोथ के रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए, let us consider any human individual, okay, any human individual, be it a boy or a girl। ठीक है, be it a boy or a girl, अगर इसको लाइफ लॉन्ग इसको हैवी रख दे, कुआरे रख दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मर जाएगा, नेवर। He won't be able to grow, contribute to the growth in population। इट इज जस्ट लाइक ये कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ। राइट, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैवंट मैरिड। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो 40-50 होते मर गया। दे हैव लीड देयर गुड हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है ये एसेंशियल नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, बट हाँ ये रिक्वायर्ड है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन। आज के डेट में अगर मैं कहूंगा हैव यू सीन अ डायनासोर, डायनासोर देखे हो? नाउ डोंट से वो रबड़ वाला डायनासोर, ओरिजिनल वाला। नहीं सर। नहीं देखे हो? क्यों नहीं देखे हो? क्योंकि उनको भी लगा कि इट इज नॉट एसेंशियल। वो एक तो खुद को रिप्रोड्यूस कर नहीं पाए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ग्रो कर नहीं पाए, तो एक टाइम आया कि आज के डेट में हम लोग उसको बस फॉसिल में ही देखते हैं। ठीक है, रियल एंटिटी में कहीं हमें नहीं दिखता है। राइट, देयरफॉर reproduction is of course not essential for survival of individual but for the survival of population। अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन रेस चलता रहे, मतलब आने वाला जनरेशन भी ह्यूमन रेस को देखे, तो रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि है थोड़ा आने वाला जनरेशन ह्यूमन देखे ना देखे हमको क्या, देन रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल, क्योंकि इट इज जस्ट अबाउट दैट यू आर लिविंग। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि there are organisms who actually reproduce, who actually not able to reproduce, जैसे कि म्यूल को हम लोग what do we say म्यूल in हिंदी तो हम लोग खच्चर कहते हैं। Mules are reproductively they cannot enter into the sexual mode of reproduction because they are sterile। ठीक उसी तरह जो भी अगर हाइव के बाद देखा जाए तो वहाँ क्वीन भी होती है। ठीक है, देन सर्टन वर्कर भी होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है वर्कर भी इसका। ठीक है, तो दे आर स्टेराइल। ड्रोन्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, क्वीन भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, बट द वर्कर भी जो एक्चुअली में हनी दूर दराज से हनी नेक्टर सक करके हाइव तक पहुंचाती है, दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। बट ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर रही है, सर्वाइविंग। राइट, देन infertile human beings, there are certain human beings who are actually reproductively infertile due to certain reasons।
ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो वाकई ही में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इट इज नॉट लाइक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोड्यूस करेगा, चाहे सेक्सुअली हो चाहे सेक्सुअली हो, राइट, चाहे सेक्सुअली हो चाहे सेक्सुअली हो, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। लेकिन देन व्हाट अबाउट म्यूल, व्हाट अबाउट वर्कर हनी बी, और व्हाट अबाउट स्टेराइल ह्यूमन बीइंग, ये तो लिविंग बीइंग है, लेकिन सेक्सुअल मोड और बी इट एसेक्सुअल मोड। तो देयरफॉर अगेन हम लोग ये बात को कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अगेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं रिप्रोडक्शन कह दिया तो ये दिखेगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगा। एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन जैसे म्यूल्स आ गया, स्टेराइल वर्कर भी आ गया, या स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स आ गया, तो ये तो फिर डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो ये बात को अभी नॉट रिप्रोड्यूस। अब इनमें कौन कौन आ जाएंगे? इनमें आ जाएंगे म्यूल, देन स्टेराइल वर्कर भी, एंड देन इनफर्टाइल ह्यूमन और रादर ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। दिस टू, दिस मतलब रिप्रोडक्शन टू is not an inclusive defining characteristic of living organism। हम लोगों ने अब तक ग्रोथ भी किया, ग्रोथ में भी हम लोगों ने देखा कि वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देख लिया, रिप्रोडक्शन इज स्टिल नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? मेटाबॉलिज्म, विल कंसिडर द मेटाबॉलिज्म पार्ट। Okay, what is metabolism? It is the sum total of all the reactions occurring in the cell is said to be metabolism। ठीक है, तो लगभग कितने रिएक्शन हो सकते हैं? तो लगभग ओवर 5000 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। Over 5000 different chemical reaction actually take place। सेल में जितने भी रिएक्शन होते हैं, सम टोटल, आई एम नॉट आस्किंग सेइंग अबाउट कि कैटाबॉलिज्म हो रहा है कि एनाबॉलिज्म हो रहा है, आई एम सेइंग अबाउट ओवरऑल जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म मिलाकर, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो देखा गया है कि ओवर अराउंड 5000 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर। ठीक है, ओवर एंड अराउंड 5000 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर। ओके, ऑल टुगेदर दे कंबाइन टू बी नोन एज द मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग देखेंगे इन सेल जनरली एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन सेल enzymatic transformation of both matter and energy
ठीक है। तो लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन किन चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ये लगभग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है। और हम लोगों को पता है ये कैटलिस्ट क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है। कैटलिस्ट का जनरली फंक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है। बट हमारे बायो कैटलिस्ट में दो तरह का दिखता है, एक या तो रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या तो रिएक्शन को थोड़ा डिक्रीज कर देगा। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो कभी उस केमिकल रिएक्शन में एंटर नहीं होगा। वो या तो रिएक्शन को बढ़ा देगा या तो थोड़ा सा घटा देगा, लेकिन कभी एंटर नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो हमारे बॉडी में लगभग कई सारे एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज करना। ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं कि एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज करना। ठीक है। राइट नाउ आई एम लुकिंग लाइक, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि राइट नाउ आई एम लुकिंग लाइक अ बॉय। अभी मैं लड़के की तरह देख रहा हूँ, लिपस्टिक वगैरह चपोट लूं, पाउडर लगा लूं, एंड देन वो जो भी गर्ल वाला बिग लगा लूं। तो मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। फिजिकल अपीयरेंस जो है, जो मेल दिख रहा है अब जो है वो फीमेल अपीयर होगा। तो मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चल जाना। यहाँ पे भी कई सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बोथ द मैटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। मैटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जल्द बताएंगे कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। एक एनर्जी दूसरा एनर्जी का फॉर्म ले लेगा लिविंग सेल के अंदर फॉर टू सर्व द डिफरेंट पर्पस। मैटर भी चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैटर चेंज कर जाएगा। ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। अगर एक एग्जांपल की बात किया जाए, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल कैन बी chemical reaction inside cell ये कैसा कैसा हो सकता है, ये या तो एनाबॉलिज्म होएगा, इट कैन बी इधर नंबर ए और नंबर 1 एनाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म क्या होता है, व्हाट इज दिस एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जनरली क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी किसी तरह का कोई एक चीज सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है ना। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कुछ चीज सिंथेसाइज हो रहा है। मान लीजिए मैं बहुत सारे ईंट वगैरह ला के रख दूं, तो आप क्या करोगे, उन एक एक ब्रिक को जोड़कर आप एक मकान बनाने का कोशिश करोगे। तो वो क्या हो रहा है, वो एक एनाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है। आप सिंथेसाइज कर रहे हो, क्या सिंथेसाइज कर रहे हो, मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो। राइट। तो ये एनाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होगा, वो कुछ क्या करेगा ना, वो सिंथेसाइज करेगा इनटू सम अदर कंस्ट्रक्टिव स्टफ। एनाबॉलिज्म क्या है, बिल्डिंग अप, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, ये सिंथेटिक फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। इट इज द सिंथेटिक फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, इट इज द सिंथेटिक फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जनरली क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल macromolecules are built up into large components. Macromolecules are built up into large components. जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर लिपिड।
ठीक है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगाकर वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज द लार्ज कंपोनेंट। अब लार्ज कंपोनेंट क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिक्स होकर, छोटा छोटा अमाइनो एसिड मिक्स होकर आपस में फोल्ड करके एक बड़ा प्रोटीन बना लेंगे। या फिर सिंपल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर मैं क्या बना लूंगा? कार्बोहाइड्रेट बना लूंगा। इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलाकर हम एक कोई बड़ा कंपोनेंट अगर डिजाइन करते हैं तो उसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन यानी सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है ना? तो हमारे लिविंग सेल्स में कुछ इस तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं। इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। ओके, इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। तो जनरली अब इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए मेरे को इट रिक्वायर free energy. It requires free energy to be stored as potential energy. ठीक है, it will require generally the free energy to be stored as potential energy. वो क्या करेगा? जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है उसको लेकर वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को इतना सा एक रफ आइडिया जितना बात पता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को बोलते हैं, कि जब जरूरी होता है तब हम उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू सम वर्केबल एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग बचपन से हम लोगों को इंफॉर्मेशन है। लाइक इफ अ बॉडी इज इन आइडल स्टेट, मतलब क्या? उसमें एनर्जी पाइल अप हो रहा है यानी पोटेंशियल एनर्जी बिल्डअप हो रहा है। अब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मुझे डांस करने का मन हो रहा है, या मुझे गाना गाने का मन हो रहा है, या एनीथिंग मुझे अगर मन हो रहा है, तो ये एनर्जी वो वर्क को परफॉर्म करने के लिए कहाँ से आएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो इन जनरल क्या हो रहा है? जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम में उसको लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको स्टोर कर दे रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि क्या मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आप लोग देखे भी हो, प्रोबेबली आप H2O क्लोरोफिल light energy, and then what we are going to get is C6H12O6 plus 6O2. This is what we are going to get, right? फोटोसिंथेसिस सर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया विच इज ग्लूकोज, राइट? प्लस ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये स्टोर हो जा रहा है प्लांट में, ये स्टोर हो जाता है, राइट? हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन पता है वो क्या है? इट गेट्स स्टोर्ड इन द प्लांट, राइट? नेक्स्ट, इस मेटाबॉलिज्म के अंदर नेक्स्ट आएगा कैटाबॉलिज्म। So B is catabolism. B or number 2, whatever you have given. Catabolism. Now what is this catabolism? ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, एनाबॉलिज्म के अपोजिट है ये कैटाबॉलिज्म, यानी कि ये डिस्ट्रक्टिव फेज है ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये डिस्ट्रक्टिव फेज, वो सिंथेटिक फेज था ना, ये डिस्ट्रक्टिव फेज है ऑफ मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ कर दे रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है, कोई एक मॉलिक्यूल है जो टूट रहा है इनटू सम रिक्वायर्ड एलिमेंट जो कि हमारे बॉडी में यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। सर डेफिनेशन में कैटाबॉलिज्म का इतना ही है, डिस्ट्रक्टिव फेज। हाँ, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ओके, उसके बाद प्रोटीन, देन
हुआ, लिपिड्स हुए, ओके, आर ब्रोकन डाउन, broken down. And they are broken down into some simple products like CO2, then H2O and ammonia. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी फोटोसिंथेसिस हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में तो हम लोगों ने यही देखा है, O6 plus 6O2 in the presence of oxygen glucose gas breakdown, right? यही होता है हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। और जहां पे यूज होगा एक एंजाइम, लेटर ऑन गेट टू नो व्हाट द एंजाइम्स आर। और क्या बनेगा? 6CO2 plus 6H2O plus energy. We extract the energy which is stored in this glucose by using cellular respiration process. यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये destructive phase मतलब it is being broken down, bigger organic molecule is getting broken down into some to extract some useful energy. Of course some smaller simple products भी form होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट हमारा मेजर इंटेंशन ये भी रहता है कि इसमें से जो एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट आउट करना, ओके, बाय यूजिंग दिस कैटाबोलिज्म मेथड, राइट? क्लियर? नाउ कैन यू कोरिलेट द एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, जो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि कैसे ग्रोथ कब होती है, जब एनाबॉलिक प्रोसेस कैटाबोलिज्म देख रहे थे, राइट? और कैटाबोलिज्म में कि हम लोग बस जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, तो माने कोई भी मैक्रोमोलेक्यूल्स होता है उसको तोड़कर हम लोग क्या होता है थोड़ा थोड़ा एनर्जी, क्योंकि अवर बॉडी ऑलवेज वांटेड टू कीप यू इन द होम्योस्टैटिक स्टेट, ठीक है, इन अ बैलेंस स्टेट, वो कभी इम्बैलेंस होने नहीं देता है। बट एक्चुअली अगर हम लोग बंद कर देते हैं तो कैटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहेगा। खाना बंद कर दे रहे हैं मतलब क्या, हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस को मोमेंटरली थोड़ा बंद कर रहे हैं, लेकिन कैटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा है। वो हमारे एडिपोज टिश्यू यानी कि जो स्टोर्ड फैट है वहां से लेकर वो एनर्जी का फॉर्मेशन करवाएगा, ये वाला। सर तो कैटाबोलिज्म अगर ज्यादा रहता है तो आप बोले ना कि ग्रोथ डिक्रीज होता है, तो इसमें तो कैटाबोलिज्म एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो कैटाबोलिज्म होना तो जरूरी है ही। हाँ वो जरूरी है, लेकिन अगर बॉडी में अब इसका एक्यूट डेफिशिएंसी हो जाए, पहले तो जैसे मैंने वही कहा ना, अगर बंदा एक दिन नहीं खाता है तो वो काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ स्टोर्ड फैट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको फैट्स में कन्वर्ट करके रख दिया जाता है। लेटर ऑन हम लोग समझेंगे कि वो कैसे होता है। तो बॉडी क्या करता है उसमें हम लोग लेकर देन एनर्जी प्रोडक्शन करता है, लेकिन वो कितने दिन तक? आप सपोज करो कि अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन लगने वाला है, इमेजिन कीजिए पूरा परमानेंट मैंने कंप्लीट लॉकडाउन, नॉट इवन साग सब्जी की दुकान भी नहीं खुलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वो पहले से जाएंगे और कुछ कुछ सामान एसेंशियल आइटम्स को लाकर घर में स्टोर करते हैं, राइट? लेकिन वो स्टोर्ड आइटम कितने दिन तक चलेगा? वो तो एक टाइम आएगा ना जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, देन व्हाट टू डू? तो यहाँ पे भी यही होता है कि अगर एनाबॉलिक प्रोसेस एकदम से आप हटा ही दोगे तो कैटाबॉलिज्म तो होता रहेगा, लेकिन कब तक? क्योंकि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए हमें ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए ना, और ये कहाँ से आएगा? अगर मैं इसको ही हटा दूंगा तो फिर ये तो नहीं बनेगा। हाँ कुछ कुछ स्टोर्ड मटेरियल होता है उसमें कंटिन्यूअसली करता रहेगा, एकदम तो दिक्कत है, राइट? और इसमें अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्या है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। इस फिगर से, डायग्राम से आपको बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा क्या रिलेशन चल रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स जनरली क्या हमें देगा? ये हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी, हमें यील्ड करेगा एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या हो गया? एटीपी देगा हमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ एंड प्रोडक्ट भी आएगा। अब ये एंड प्रोडक्ट जैसे कि CO2, NH3, नेक्स्ट क्या होगा, these are being used, ओके, एनर्जी करेंसी होते हैं, तो NADPH, इन सबको हम लोगों ने यूज किया। ATP और क्या है? NADPH, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ओके। देन क्या होगा, सर्टेन टाइप के ये एनर्जी तो रहेंगे, सर्टेन टाइप के प्रिकर्सर्स भी चाहिए होंगे, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। और माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, मोनोसैकेराइड, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, ओके। अब के साथ साथ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के साथ साथ ये ATP है, NADPH आ रहा है, और ये क्या बना देगा फिर आगे जाके, ये सिंथेसाइज करेगा, क्या सिंथेसाइज करेगा, सेल मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या सिंथेसाइज करेगा, रिलेशनशिप बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला साइड बिल्कुल एक कैटाबोलिज्म चल रहा है, और ये ब्लू वाला साइड एनाबोलिज्म चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो ATP, इसका रिक्वायरमेंट हम लोग किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, सर्टेन सेल मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए, और सिर्फ ये ATP ये सेल मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बन जाएगा, कुछ सर्टेन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी चाहिए, कुछ और भी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। सिंपली आप चीनी दे दोगे और आप सोचोगे चाय बन जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, वो मिल्क चाहिए, ठीक है। ये सब प्रिकर्सर, ये ATP के साथ साथ कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए होता है, और ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जिनमें अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, नाइट्रोजनस बेसिस एक्सेट्रा इन्वॉल्व होता है। ये टुगेदर मिलके क्या बना देगा, सेल मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये ब्लू वाले सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, एनाबोलिज्म दिख रहा है, एंड ग्रीन वाले सेक्शन में आपको कैटाबोलिज्म दिख रहा है। और दोनों के बीच का रिलेशनशिप अब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। इट इज नॉट लाइक कि अगर मैं इसको शट डाउन कर दूंगा तो ये बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म ये करेगा, या इसको एकदम से शट डाउन कर दूं तो ये सर्वाइव करेगा। ऑल गो हैंड इन हैंड। इट इज जस्ट लाइक ये थोड़ा सा कम हो, ये थोड़ा सा ज्यादा हो तो ग्रोथ दिखता है, यही हम लोगों ने देखा था, है ना। अगर ये थोड़ा सा कम हो, ये थोड़ा सा ज्यादा हो, तो हमें डी ग्रोथ दिखता है, यानी कोई ग्रोथ नहीं होगा। और अगर हमें ये दिखेगा कि ये जितना हो रहा है ये भी उतना हो रहा है, बराबर हो गया, मतलब ग्रोथ ही नहीं हो रहा, नो ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग feature of all living organism without exception, without exception, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूरी है, be it a बैक्टीरिया, be it ह्यूमन, गोट, डोंकी, सभी में दिखेगा, ठीक है। इनफैक्ट हम लोगों ने एक चीज देखा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं सेल फ्री सिस्टम
इन विट्रो, ओके, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो सिस्टम में अगर होता है, जिसको हम लोग सेल फ्री सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, आर नॉट लिविंग थिंग, लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म जो वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की तरह समझ में आ रहा है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शनल केस इसमें नहीं देखा गया है। जहां लिविंग बीइंग है, बीट बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी बैक्टीरिया से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी मेटाबॉलिज्म दिखते हैं। ये डिफाइनिंग फीचर है। यहाँ देखा गया आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन भी परफॉर्म किया गया था, ठीक है, देखा गया था इन विट्रो में। वो लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन चल रहा था वो लिविंग रिएक्शन चल रहा था, मतलब कुछ वैसा ही रिएक्शन हमारे लिविंग सिस्टम में भी देखा जा सकता है। ओके, कुछ वैसा ही रिएक्शन हमारे लिविंग सिस्टम में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या लास्ट वाला इनिशियल क्या था, आइसोलेटेड ये मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल फ्री सिस्टम इन विट्रो में जो रिएक्शन करवाया जाता है। सपोज कीजिए ऐसा भी साइंटिस्टों ने परफॉर्म किया है कि उन लोगों ने देखा कि चलो एटीपी दे देते हैं, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, मैंने ये सब दे दिया अमाइनो एसिड, इसमें मैंने ना अमाइनो एसिड वगैरह डाल दिया, ठीक है, और साथ में यहाँ से मैंने एटीपी आर्टिफिशियली डाल दिया, तो रिएक्शन होगा। कुछ सर्टेन के बाद ये सेल माइक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करेगा, यानी वो प्रोटीन वगैरह कुछ एक बनाएगा। तो ये क्या, तो ये लिविंग बीइंग है? ये लिविंग बीइंग तो नहीं है, अरे बस केमिकल डाला है। लेकिन रिएक्शन चल रहा है वो क्या है, वो लिविंग रिएक्शन है। वो अगर आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख लो तो सेम इस तरह का रिएक्शन चल रहा होता है। नॉन लिविंग में ऐसा रिएक्शन नहीं दिखेगा, और यही चीज यहाँ पे प्रूफ किया गया है, ठीक है, कि नॉन लिविंग में आपको ये नहीं दिखेगा कि कहीं से एटीपी मिक्स हो रहा है, अमीनो एसिड मिक्स हो रहा है और फिर वो प्रोटीन बना दे रहे हैं या कुछ और दूसरा मैक्रोमोलेक्यूल बना रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो में करके देखा। इसी को कहते हैं सेल फ्री सिस्टम, मतलब जो लिविंग सिस्टम में नहीं किया जाता, सेल फ्री, यहाँ कोई सेल नहीं है। इज देयर एनी सेल? देयर इज नो सेल। हमने बस केमिकल जो ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए था वो दे दिया, एटीपी डाल दिया, और हम लोगों ने फिर रिएक्शन देखा तो वो सेल मैक्रोमोलिक्यूल बना रहा है, यानी यही रिएक्शन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन चल रहा है वो लिविंग रिएक्शन चल रहा है। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और ट्रांसफर के बाद हम लोग दूसरे फीचर्स के बारे भी हम लोग स्टडी करने का कोशिश करेंगे। व्हाट आर द अदर यूनिक फीचर्स इन दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखने समझने, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज हम लोग